स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ कि ये इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इसके अबाउट सारा कुछ पढ़ेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। और ये जो क्वेश्चन आएगा हमने इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है और हम इस वीडियो में भी यही सारा कुछ पढ़ेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके मीनिंग्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके सोर्सेज और फिर इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर इसके मेरिट और डिसमेरिट, मतलब एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। फिर इसकी काइंड्स पढ़ेंगे, हाउ टू इम्प्रूव, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। कंक्लूजन पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ के और नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ के डिफरेंस भी पढ़ेंगे, बल्कि डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मतलब एक अलग से वीडियो है इसकी, क्योंकि फिर इस तरह ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और वैसे भी एग्जामिनर एक क्वेश्चन करेगा, या तो वो इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा या तो फिर खाली वो इंटरनेशनल लॉ पूछेगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज जो होती हैं वो रिलेशन कायम करती हैं जब एक दूसरी कंट्री से, तो ये इंटरनेशनल लॉ वगैरह मतलब इसके ऊपर फॉलो करती हैं। अब मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने अपने वर्ड्स में लिखना, मैं बता देती हूँ वैसे क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ के अबाउट इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, ये कैसे होता है, किस कंट्रीज के दरमियान, इसका मीनिंग, इसके सोर्सेज, इसकी मतलब ये कैसे होता है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसे ऑल ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब ये कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, ये लॉ होता है, ये बेस करता है कस्टम पे और ट्रीटीज पे, और ये दूसरे ममालिकों के साथ कायम किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है तो इंटरनेशनल लॉ की बेस पे, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज वगैरह मिलकर जो रिलेशन कायम करते हैं आपस में, तो वो इंटरनेशनल लॉ होता है। इसमें ये ऐसे होता है कि हमने जैसे किसी कंट्री से एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है, उनके साथ रिलेशन कायम किया हुआ है, तो हम उनके लोगों के साथ मतलब काम वगैरह कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रोटेक्शन वगैरह की और बहुत सी चीज़ें इसमें जरूरी होती हैं। इसके बाद जब मैं इसकी काइंड्स आप लोगों को बताऊंगी ना, तो ये मजीद इलामिनेट हो जाएगा, मजीद आप लोगों को समझ आ जाएगी ये इंटरनेशनल लॉ है क्या। इन सिंपल तो ये कि ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट, तो स्टेट्स के दरमियान ये एग्रीमेंट होता है जो कि इंटरनेशनल लॉ कहलाता है। इसमें स्टेट्स और इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जब मैं इसकी काइंड्स बताऊंगी उसमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले इसके मीनिंग्स है। इंटरनेशनल लॉ मीन लॉ बिटवीन स्टेट, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि एक लॉ जो कि स्टेट के दरमियान होता है, डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी, इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल एंड एग्रीमेंट that countries followed when interacting each other। ये देखिए जरा, इंटरनेशनल लॉ एक सेट है रूल्स का, और ये एक एग्रीमेंट है कि कंट्री जो है वो फॉलो करती हैं when interacting each other, कि जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो इस चीज़ को फॉलो करती हैं, रूल्स को फॉलो करती हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह चीज़ों को फॉलो करती हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ में लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट करेगी या फिर इंटरनेशनल लॉ की बेस पे कुछ भी करेगी, तो जाहिर सी बात है उसके इंटरनेशनल लॉ को मानना होगा, फॉलो करना होगा। और अगर तो कोई कंट्री नहीं करती तो उसकी पनिशमेंट ऐसे होगी कि उसको मतलब निकाल दिया जाएगा ना उससे, कि मतलब जैसे हमारा किसी के साथ इंटरनेशनल लॉ, किसी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है किसी कंट्री के साथ, अगर हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमसे बाइकआउट कर देगी वो कंट्री। तो ये होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सैलमन, दोज रूल्स व्हिच गवर्न सॉवरेन स्टेट इन देयर रिलेशन विद ईच अदर, कि ऐसे रूल्स जो कि गवर्न करते हैं सॉवरेन स्टेट को इन देयर रिलेशन, उनके रिलेशन में जब एक दूसरे के साथ, ठीक है, मतलब कि ऐसे रूल्स जो कि स्टेट को गवर्न करते हैं जब वो एक दूसरे से रिलेशन कायम कर रहे हो। ये थे इसकी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब इसकी मैं आप लोगों को काइंड्स बताती हूँ। एक होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एक होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इससे पहले एक और बात मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसमें स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट होता है। अगर हमारा किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट है तो अगर तो वहाँ का कोई भी इंसान यहाँ के कोई कत्ल वगैरह करता है तो हम उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, मतलब पाकिस्तान की कस्टडी में, लेकिन इस शर्त पे कि हमारा उसके साथ अगर एग्रीमेंट वगैरह हुआ हुआ है तो। अगर नहीं हुआ तो हम नहीं रख सकते। और अगर हमने रखा हुआ है उसको पाकिस्तान में ही, कोई इम्प्रिसनमेंट वगैरह में या किसी जेल वगैरह में कोई पनिशमेंट वगैरह दे रहे हैं उसको, इसी दौरान अगर हमारा एग्रीमेंट टूट जाए अगर नेक्स्ट कंट्री से, तो हम वो जो पर्सन होगा उसको हमें वापस भेजना पड़ेगा नेक्स्ट कंट्री, क्योंकि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट टूट जाएगा तो उनको साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट वैसे इतनी जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर टूट जाए तो वो मैं बता रही हूँ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ये बेस्ड करता है उन स्टेट पे, तो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये बेस्ड करता है इंडिविजुअल पे। पब्लिक वाला स्टेट पे करता है
प्राइवेट वाले इंडिविजुअल पे। अब इसका क्या एग्जांपल है कि अगर तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान जो है वो IOC वगैरह का जो इसने एग्रीमेंट किया हुआ है अदर कंट्रीज के साथ, ये इंटरनेशनल लॉ के बेस पे किया हुआ है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यूं होगा कि फॉर एग्जांपल जो है इंडिया की कोई कंपनी है उसने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है, लेकिन जो इंडिया की कंपनी है वो पूरी उसकी स्टेट की तो नहीं है ना, सारी मलकियत वगैरह, वो कंपनी तो किसी एक का अलग प्राइवेट पर्सन के नाम है ना, ओनरशिप तो पर्सन के नाम है जिसने फिर एग्रीमेंट किया है, तो फिर इस तरह की प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आएगा। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका है क्रिएशन ऑफ रिलेशन विद स्टेट, इसका है स्टेट के साथ रिलेशन और इसका है इंडिविजुअल का, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब माइनर सा डिफरेंट है, इसके इंडिविजुअल के साथ होता है, इसके स्टेट के साथ। जैसे कि मैंने बताया वो OIC वगैरह जो इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह किया वो इंटरनेशनल लॉ की बेस पे किया हुआ है, इसमें कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, इसमें पूरी स्टेट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर तो कोई कंपनी वगैरह किसी अदर स्टेट में करती है तो वो जिस कंपनी का है, इस तरह वो फिर इंडिविजुअल के दरमियान होगा। और इसमें एक और आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम घर में बैठ के भी या फिर किसी ऑफिस वगैरह में हम किसी फॉरेन कंपनी में कोई हम वो कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन या कैसे भी हम कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, तो हमारा अगर लॉस वगैरह हो जाए, वो कंपनी आपको पैसे वगैरह देने से इनकार कर देती है, तो ये सारा कुछ इस चीज़ में आता है प्राइवेट में। नेक्स्ट जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है ना, ये सेम होता है ऑल कंट्रीज के लिए, मतलब एक इंटरनेशनल लॉ इसमें जितने भी कंट्रीज वगैरह ने पार्टिसिपेट वगैरह किया उन सब के लिए सेम होगा। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है ना, वो एवरी कंट्री के लिए अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी ये बिजनेस की भी एग्जांपल दी, हमारे मतलब अगर पाकिस्तान से कोई फॉरेन कंपनी में बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कुछ अलग लॉ प्रिंसिपल्स होंगे, दूसरों के लिए अलग, इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट इसके सोर्सेज में आता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज है ना बेस करते हैं कस्टम पे, ट्रीटीज पे, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के करते हैं लेजिस्लेशन पे। सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है स्टेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, और इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है इंडिविजुअल। अब इसके सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज की ये लॉ बनता कैसे, किस चीज के ऊपर बेस करता है? फर्स्ट है कस्टम, ठीक है, कस्टम पे बेस करता है। नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि जो जुडिशरी डिसीजन लेती है ना वो। नेक्स्ट है ज्यूरिस्ट राइटिंग, कि इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं ना लॉ में, जो एक्सपर्ट होते हैं ज्यूरिस्ट उनको कहते हैं, उनकी जो राइटिंग होती है, जो उन्होंने बयान किया था वो इसका सोर्स है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें बेस करता है, बिकॉज कोई भी चीज, कोई भी इंटरनेशनल लॉ में कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या फिर जो कस्टम के अगेंस्ट हो, जुडिशियल डिसीजन इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हो सकता। जनरल प्रिंसिपल, ये भी मतलब ये आ जाता है कि कस्टम और ट्रीटीज में मतलब बेस करता है। नेक्स्ट इसकी है इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल लॉ का इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस में मेंटेन पीस, इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट्स पार्टिसिपेट वगैरह करती हैं ये उनका बेनिफिट होता है कि वो मेंटेन पीस होती है वहाँ पर, अगर वो लॉ को फॉलो करेंगे तो पीस मेंटेन रहेगी। प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इंसानों के इंडिविजुअल राइट, फंडामेंटल राइट्स, इन सबके प्रोटेक्शन होती है, इनको देखा जाता है। नेक्स्ट ट्रेड एंड एड्रेसेस, हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दी थी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की, उस तरह से हम ये लोग ट्रेड और बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज को हम रिसॉल्व कर सकते हैं, कोई भी अगर ग्लोबली यूनिवर्सली कोई इशू वगैरह तो हम उसको रिसॉल्व करेंगे, या फिर किसी स्टेट्स के साथ अगर कोई हमारे संबंध खराब वगैरह हो रहे हैं तो वो भी हम ग्लोबल इश्यूज को ठीक करेंगे। नेक्स्ट है जस्टिक अकाउंटेबिलिटी, हम यहाँ पर जस्टिक इंसाफ वगैरह भी मिलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट भी बनाई गई हैं, उसके अबाउट मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट, ये जो कोर्ट्स है ना ये द हक में लोकेटेड है, ठीक है, इनकी लोकेशन द हक में है, और ये नेदरलैंड का एक सिटी है, और ये बनी थी 1946 और 1947, मतलब कि 46 से बना स्टार्ट हुआ तो 47 तक ही कम्प्लीटली मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन और सारा प्रोसीजर स्टार्ट भी हो गया था। इसके जो फंक्शंस है कि जस्टिस है कि मतलब इंसाफ वगैरह देती है, रिजोल्व करती है डिस्प्यूट्स को, जजमेंट्स देती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और दोनों तरफ की पार्टीज के सारा सुना के फिर डिसीजन मेक करती है, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शंस है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कोर्ट्स वगैरह बनी हुई हैं ताकि कोई रूल वगैरह अगर तोड़ता है तो फिर उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, ये सारा कुछ। वैसे जो रूल वगैरह तोड़ते हैं इसके लिए ना एक जो है स्पेसिफिकली कोई पनिशमेंट्स वगैरह नहीं है, इनसे जस्ट बाइकआउट वगैरह कर दिया जाता है। आगे मैं इसके डिमेरिट्स पढ़ाती हूँ, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसके इंटरनेशनल लॉ के मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स में सबसे पहले है रिसॉल्व डिस्प्यूट्स, ये रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को अलग अगर कोई भी मसला वगैरह हो जाए।
नेक्स्ट है इसका कीपिंग पीस, ये पीस कीप रखती है, सुकून रखती है सोसाइटी में, बल्कि स्टेट पे, क्योंकि स्टेट के साथ रिलेशंस होते हैं ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इंटरनेशनल बेस पे किसी के साथ कोई मतलब ताल्लुकात कायम करते हैं, किसी स्टेट के साथ कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होती है। अगर हम आउट ऑफ कंट्री में कोई भी जाता है पर्सन, तो वहाँ से अगर पैसे वगैरह भेजता है पाकिस्तान में, तो ये भी एक ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इस तरह से भी। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद अदर। हमारा इंटरेक्शन होता है कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ, हमें उसकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पता चलती हैं, तो उधर से देखकर हम काफ़ी चीज़ें अपने पाकिस्तान में भी डाल के, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है वो ब्रिटिश के अंदर है, कि मतलब उसमें जिस तरह की चीज़ें हैं वैसे है, थोड़ी थोड़ी इस्लामिक बेस पे भी है, इस्लामिक कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है। तो मतलब दूसरे कंट्री से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और अगर हमें लगता है हमारे लिए फ़ायदा मंद है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है अनरिटन। ये जो होता है ना इंटरनेशनल लॉ, ये अनरिटन होता है, बेसिकली एग्रीमेंट वगैरह पे बेस करता है। नेक्स्ट ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल के मतलब बहुत इजी होता है, इतना रिजिड वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट है मेंटेन ऑर्डर रखता है, ये पूरी जो है स्टेट में ऑर्डर को मेंटेन करता है, बताता है कि क्या चीज़ है जो जिससे आप लोग सेव रहेंगे वगैरह। फंडामेंटल राइट्स देता है, फंडामेंटल राइट जो हमारे बेसिक बुनियादी राइट्स हैं ये सारा कुछ देता है। नेक्स्ट है ये बेस्ड ऑन कस्टम, कस्टम पे बेस्ड होता है, ट्रीटीज पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इश्यूज रिसॉल्व, ग्लोबली जो इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स आ जाते हैं, इसमें है नॉट बाइंडिंग, कि मतलब ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना, ये बाइंडिंग नहीं है हर एक पे कि हर एक इसको फॉलो करे और लाजमी करे, नॉट बाइंडिंग होता है। नेक्स्ट है नॉट कोडिफिकेशन, मतलब कोडिफाइड नहीं होता, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा ये अनरिटन होता है, तो ये है कि नॉट कोडिफाइड। नेक्स्ट है वीक लॉ, ये वीक लॉ है। ये क्यों वीक लॉ है? क्योंकि ये नॉट बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग नहीं होता, हर एक बाउंड नहीं होता कि इसको लाजमी ही फॉलो करे, इसलिए वीक लॉ होता है। नेक्स्ट है नो अथॉरिटी पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट के लिए कोई ऑथेंटिक पनिशमेंट नहीं है इसमें। इसमें जैसा कि अगर तो कोई होता है मिसबिहेव वगैरह, तो वहाँ पर कोई ऑथेंटिक पनिशमेंट नहीं है, जैसे कि कत्ल की पनिशमेंट है कि उसको हम लोग फांसी वगैरह दे दें, डेथ इम्प्रिजनमेंट वगैरह, वैसे इसकी नहीं है। इसमें जस्टली क्या होता है कि अगर तो कोई रूल वगैरह टूटता है तो आप उस कंट्री से बायकॉट कर लेते हैं, जिस इस तरह के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि कोई ऑथेंटिक पनिशमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट है नो लॉ मेकिंग बॉडी, कि यहाँ पर कोई लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, अपर हाउस सेनेट है और लोअर हाउस नेशनल असेंबली है, तो इस वजह से वहाँ पर कोई मेकिंग बॉडी नहीं है अलग से जो कि इनके लिए लॉ मेक करती हो। ये ट्रीटीज पे और कस्टम पे बेस होता है, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद लिखना है कंक्लूजन, जो कि आप लोगों को पता है जितना भी पढ़ा है सबको कंक्लूड करके आप लोग इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर तो नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ इसका इस तरह से क्वेश्चन भी एक अलग से भी आ सकता है, तो मैं एक और अलग वीडियो में आप लोगों को इसके अबाउट भी बता दूंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। मैंने काफ़ी कुछ इसमें भी बता दिया हुआ है, पब्लिक और इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जैसे ये इस तरह से माइनर सा उन दोनों में भी डिफरेंस होता है, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं।